नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज आपके लिए लाया हूं एक और शानदार क्लास, धमाकेदार क्लास लाया हूं। 40 प्रश्नों की ये क्लास रहने वाली है साथियों। और इसमें जो 40 प्रश्न है उसमें से आपके 3 या जो 4 प्रश्न है साइकोलॉजी में आपके मिलने वाले हैं साथियों। 27 और 28 फरवरी को इसमें से कॉन्फिडेंस आपको ये 2 या प्रश्न मिलने वाले हैं साथियों। आज की जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये पूरी क्लास है वो 40 प्रश्नों की रहने वाली है। आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए साथियों, बड़ा ही मजेदार वीडियो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा प्रमुख रूप से कैसी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा है वो एक प्रकृतिवादी थी साथियों। ठीक है। अगला सवाल है दूसरा, नीचे दी गई मीडिया की भूमिकाओं में से कौन सी शैक्षिक भूमिका है? मनोरंजन, दूरस्थ शिक्षा, एक संचार माध्यम, प्रचार या सरकार की आलोचना? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा, दूरस्थ शिक्षा का एक संचार माध्यम। ये ही क्या है, एक शैक्षिक भूमिका रहती है मीडिया की। अगला सवाल है हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पे, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नलिखित आधार पर देखता है। तो गेस्टाल्टवादी कौन थे साथियों? कोहलर, वर्दीमर और एक और मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को किस आधार पर देखता है? किसी विशेष भाग को, पूर्ण वस्तु को, कुछ भाग को या आवश्यकता के अनुरूप? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा, पूर्ण वस्तु को देखता है साथियों। और इन्होंने बहुत ही अच्छा सिद्धांत भी दिया था। अगला सवाल है, मांटेसरी विधि के अनुसार एक बालक अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान मुख्यतः प्राप्त करता है। यानी मारिया मांटेसरी है उस विधि के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी एक बालक है वो अपने आसपास के वातावरण से ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? नकल के द्वारा, पढ़कर, लिखकर या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा? तो मांटेसरी विधि में जो बालक अनुकरण करता है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखता है शुरुआत में। इसका बिल्कुल सही जवाब दे रहेगा। अगला सवाल है साथियों, इसमें टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? जो टीएटी है वो व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है, अप्रक्षेपी विधि है, अर्ध प्रक्षेपी विधि है या प्रक्षेपी विधि है? तो जो टीएटी जो विधि है साथियों, इस विधि का जो प्रकार है वो आपका रहने वाला है बिल्कुल ये एक प्रक्षेपी विधि है, जो कि हरमन रोशन ने दी है साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, यानी गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी कौन सा सिद्धांत यहाँ पर दिया है साथियों? तो एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, त्रिआयामी के सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? तो गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत दिया है वो आप सभी को पता है साथियों, त्रिआयामी सिद्धांत इन्होंने दिया है साथियों। बहुतत्व का जो सिद्धांत है वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। एक तत्व और द्वितत्व है आपके स्पीयरमैन ने यहाँ पे दिए थे साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वे किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है। तो यहाँ पर एक 16 वर्षीय किशोर है, उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है। ठीक है। तो उसकी वास्तविक आयु तो 16 वर्ष है और मानसिक आयु उसकी क्या 15 वर्ष है। तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा, औसत बालक होगा, मंदबुद्धि बालक होगा या जड़ बालक होगा। ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है। वास्तविक आयु इंटू 100, इससे आप निकाल सकते हैं साथियों। तो ये जो बालक होगा आपका, वो आपका बिल्कुल औसत बालक है साथियों। ठीक है। 110 के करीब इसकी एज आएगी साथियों। तो 110 बिल्कुल सही रहेगा। एक बालक अनुपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, तो वह क्या दर्शाता है? प्रतिभाशाली दर्शाता है, श्रेष्ठता, सृजनशीलता या दार्शनिकता? तो अनुपयोगी वस्तु से कोई भी वस्तु बनाता है वो आपके सृजनशील वाला कहलाएगा। से ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो पावलाव के सिद्धांत में भोजन से पहले जो आपको ध्वनि दी जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? अनुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित उद्दीपक, विलंबित उद्दीपक या ध्वन्यात्मक उद्दीपक? तो उसको कहते हैं साथियों अनुबंधित उद्दीपक। अगला सवाल है 10वां साथियों, लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, अपूर्व होता है या मुकुटा होता है? तो लैटिन भाषा में जो पर्सोना शब्द है उसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है मुकुटा या नकली चेहरा साथियों। अगला सवाल है 11वां सवाल, ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए? बहरे को, अंधे को, गूंगे को या विकलांग को? तो ब्रेल लिपि से आपको किसको पढ़ाना चाहिए साथियों? आप सभी को पता है, अंधे व्यक्तियों को। 12वां सवाल है हमारा, बाल अपराधियों की आयु क्या होती है? 5 से 10 वर्ष, 3 से 12 वर्ष, 18 से कम वर्ष या 18 से अधिक वर्ष? तो जो बाल अपराधी होता है साथियों वो 18 से कम उम्र का ही होता है साथियों। तो इसकी एज 18 से कम रहेगी। अगला सवाल है हमारा 13वां साथियों, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से अगर निम्न रहती है तो वो कैसे बालक कहलाते हैं साथियों? तो पिछड़े बालक कहलाते हैं, मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं, मंदिना मना बालक कहलाते हैं या बाल अपराधी बालक कहलाते हैं? तो अगर किसी बच्चे की आयु या बुद्धि लब्धि है वो अपनी आयु के बालकों से अगर कम रहती है तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों।
अगला सवाल है 14वां सवाल हमारा है साथियों, इसमें लिखा है कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो इसे क्या कहेंगे? प्रतिगमन कहेंगे, तादात्म्यकरण कहेंगे, प्रक्षेपण कहेंगे या दमन कहेंगे? जब अपनी असफलता को या दुख को या पीड़ा को अगर वो भूलने का प्रयास कर रहा है तो वो साथियों दमन कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आपको ऐसे पर्सन किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है साथियों। 15वां प्रश्न है, जब बालक छोटे समूह में समस्याओं पर चर्चा करके स्वयं निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति किस उपागम की ओर संकेत करती है? यानी बालक छोटे छोटे समूह में अपनी समस्या पर चर्चा करते हैं और खुद ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो ये किसकी ओर? पैनल परिचर्चा, निर्मितवाद, सिस्टम उपागम या अभिकर्मित अनुदेशन? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों निर्मितवाद। बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला सवाल है हमारा 16वां सवाल है हमारा साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है भी। निम्न में से कौन सा तत्व है जो अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? यानी अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन से संबंधित नहीं है। मूल प्रवृत्ति या प्रेरण, अंतर्नोद या आवश्यकता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों मूल प्रवृत्तियां जो मैकडूगल ने दिए ये अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं रहती है। 17वां सवाल है, कोई भी आंतरिक कारक अथवा अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है, बुद्धि कहलाती है, सृजनशीलता कहलाती है या अभिप्रेरणा कहलाती है? तो कोई भी आंतरिक कारक है वो अवस्था जो अगर क्रिया आरंभ करने और उसे बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है वो बिल्कुल सही जवाब है अभिप्रेरणा कहलाती है साथियों, मोटिवेशन कहलाती है। अगला सवाल है हमारा 18वां सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है आपको। तो अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है? संदेही, संकालू, एकांत प्रिय रहते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक करते हैं, समूह का नेतृत्व करने वाले हैं, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले हैं। तो 18वें का बिल्कुल सही जवाब रहता है अंतर्मुखी वालों हमेशा संदेही, संकालू या एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 19वां सवाल है साथियों, मोस्ट सवाल है। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30 और 40। तो टीएटी में जो कार्ड की संख्या होती है वो आपके 30 रहती है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। इंपॉर्टेंट पर्सन है साथियों ये। 20वां सवाल है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सी विधि है? जो प्रश्नावली है वो व्यक्तित्व परीक्षण की किस प्रकार की विधि है? प्रक्षेपी है, अर्ध प्रक्षेपी है, अप्रक्षेपी है या व्यक्तिगत है? तो कौन सी रहेगी? इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों ये अप्रक्षेपी विधि है। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 21वां सवाल है हमारा, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठ थे? तो यहाँ पर गिलफोर्ड का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें कुल कोष्ठ की संख्या है वो 120 रहती है। बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों 4 इंटू 5 इंटू 6 यानी टोटल 120 खंड इसमें बिल्कुल रहते हैं साथियों। अगला सवाल हमारा 22वां सवाल है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह बालक क्या कहलाएगा? तो अभी मैंने सूत्र बताया था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 ये एक फॉर्मूला होता है साथियों। तो एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 है तो 14 आपको ऊपर रखनी है, 10 आपको नीचे रखना है, इंटू आपको क्या करना है 100 करना है साथियों। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 140 आएगा साथियों। क्या आएगा साथियों? 140 आएगा। और जिसकी 140 बुद्धि लब्धि होती है वो किस तरह का बालक कहलाएगा? आप सभी को स्वाति है साथियों, वो एक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। ये स्टर्न का सिद्धांत सूत्र आपको याद रखना है एम ए बटा सी ए इंटू 100। अगला सवाल है, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तुएं बनाता है तो ये क्या दर्शाता है? वो प्रतिभा क्या दर्शाता है? दार्शनिकता दर्शाता है, सृजनशीलता दर्शाता है या कुशलता दर्शाता है? तो अनुपयोगी वस्तुओं का कभी भी आ जाए तो वो सृजनशील बालक होता है साथियों। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 24वां सवाल है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्नेह प्राप्त करने की जो इच्छा है वो अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है या अर्जित अभिप्रेरक है? तो 24वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों पहला ही रहेगा स्वाभाविक अभिप्रेरक। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 25वां सवाल है हमारा साथियों, एक नया शिक्षक बहुत मेहनत से छात्रों को पढ़ाता है जिसे थोड़े समय में ही छात्रों से उनसे बहुत प्रतिष्ठा अर्जित होती है तो आप क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, उसकी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करेंगे, छात्रों को उसके विरुद्ध भड़काने का प्रयास करेंगे या उसकी कमियां निकालकर उसकी प्रशंसा का क्षेत्र ही खत्म कर देंगे? यानी एक शिक्षक है, ठीक है, नया शिक्षक है, बहुत मेहनत कर रहा है, छात्रों को पढ़ा रहा है, लेकिन थोड़े समूह में ही छात्रों से उनसे क्या होती है प्रतिष्ठा अर्जित की होती है, ठीक है, बहुत होती है, ठीक है। तो क्या करेगा उसमें शिक्षक? ठीक है, तो 25वें सवाल का बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों उसकी प्रशंसा करेंगे और उसका अनुसरण वो करना शुरू कर देंगे। 26वां सवाल है हमारा साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जरूर देखें।
आपकी कक्षा में कोई बालक ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको पता नहीं है, तो आप उस बालक को क्या करेंगे? ठीक है, आप टीचर है, आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है लेकिन उसका उत्तर आपको पता नहीं है, उसे डांट कर बिठा देंगे, उसका गलत उत्तर बताकर कक्षा को धोखा दे देंगे, अगले दिन सही उत्तर बता देने के लिए कह देंगे, बाद में प्रश्न पूछने के लिए कह देंगे। तो आप उस वक्त क्या करेंगे साथियों? तो आप अगले दिन सही उत्तर देने के लिए उसे कह देंगे कि अगले दिन मैं आपको सही उत्तर बता दूंगा। 27वां सवाल है हमारा, अध्यापक के संप्रेषण में शिक्षण के सूत्र तथा शिक्षण के सिद्धांत विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं। क्यों प्रभावशाली होते हैं साथियों? पहला है इसका, शिक्षक को अपनी संप्रेषणता की सफलता के लिए शिक्षण सूत्रों और सिद्धांतों का व्यवहारिक ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, संप्रेषणता की सफलता के लिए दोनों का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है, या शिक्षक को दोनों केवल शिक्षण सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, या दे है कोई ऐसी कोई आवश्यकता कभी नहीं सार्थक होती है। तो यहाँ पर अध्यापक के संप्रेषण में शिक्षण के सूत्र के सिद्धांत के क्यों प्रभावशाली होते हैं, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों बे ऑप्शन, संप्रेषणता की सफलता के लिए दोनों का ज्ञान होना शिक्षक के लिए अति आवश्यक रहता है। 28वां सवाल है हमारे साथियों, शिक्षा में संप्रेषण का उद्देश्य बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है, ये कथन क्या है? ये कथन केवल अंशतः सही है, ये केवल प्राय सही है, ये केवल बिल्कुल सही नहीं है, ये केवल कथन सही है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब कौन सा रहेगा? तो 28वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ये कथन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है हमारा 29 नंबर सवाल है साथियों, शिक्षक को सफल संप्रेषण के लिए अपने पुराने तरीके के साथ साथ नए आयामों और साधनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसका क्या अर्थ रहेगा? शिक्षक संप्रेषण के लिए नए आविष्कारों सिद्धांतों का उपयोग करेंगे, शिक्षक केवल नए तरीकों का ही उपयोग करेंगे, शिक्षक केवल पुराने तरीकों का ही उपयोग करे, शिक्षक अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाए। कौन सा इसका सही रहेगा? बिल्कुल सही जवाब आपका एला ही रहेगा साथियों, शिक्षक संप्रेषण के लिए नए आविष्कारों और सिद्धांतों का उपयोग करेंगे। साथियों आप इन प्रश्नों को थोड़ा समझ के उत्तर कीजिए, जल्दी के चक्कर में आप इसे कभी गलत ना करेंगे। 30 नंबर सवाल है, अध्यापक को अपनी बात छात्रों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए सहायता लेनी चाहिए पुस्तक की, चौक डस्टर की, चित्रों की, श्रव्य और चलचित्रित सहायक सामग्री की। अपनी बात को सही तरीके से बच्चों तक पहुंचाने के लिए टीचर को श्रव्य और चलचित्र सहायक सामग्री का साथ लेना जरूरी हो जाता है। 31वां सवाल है, धीमी गति से सीखने वाले बालक का शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए? सभी अन्य बालकों की भांति, शिक्षण के समय उनको टोककर, शिक्षण के समय उन पर अधिक ध्यान देकर, या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके। तो धीमी गति से सीखने वाले बालक का शिक्षण है वो किस प्रकार का होना चाहिए साथियों? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके आप उसे सही तरीके से सिखा सकते हैं। 32वां सवाल है हमारा, आप छात्रों से सम्मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? कक्षा में कठोर अनुशासन रखेंगे, आप स्वयं कठोर परिश्रम करके स्नेह पूर्व कक्षा में छात्रों को पढ़ाएंगे, आप छात्रों को सब स्वच्छता प्रदान करेंगे, या आप छात्रों की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। तो आप छात्रों से अगर सम्मान प्राप्त करने के लिए आपको काम कौन सा करना चाहिए, वो बिल्कुल सही रहेगा साथियों। दूसरा, आप स्वयं कठोर परिश्रम करके स्नेह पूर्व कक्षा में बनाए रखेंगे। 33वां सवाल है, मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास है वो किस अवस्था में होता है? तो मित्रता की भावना का सर्वाधिक जो विकास है साथियों, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या ज्ञात नहीं है। किसमें सबसे ज्यादा होता है? बिल्कुल सही है साथियों, किशोरावस्था में ही सर्वाधिक विकास होता है। 34वां सवाल है साथियों हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है, प्राय प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अधिकांश विद्यार्थी द्वारा क्यों पसंद नहीं किए जाते हैं? प्रत्येक कक्षा में कुछ विद्यार्थी अधिकांश विद्यार्थी द्वारा क्यों पसंद नहीं किए जाते? मंदबुद्धि कारण, शारीरिक विकृति कारण, निम्न जाति के कारण, या निर्धनता के कारण? क्यों नहीं, ये बिल्कुल सही रहेगा, इसका बिल्कुल मंदबुद्धि के कारण वो पसंद नहीं किए जाते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, कौन सी आयु में लड़के और लड़कियों के भार और लंबाई में समानता पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या कोई नहीं? तो कौन सी आयु में लड़के और लड़कियों में भार में लंबाई समानता पाई जाती है? तो 35वें का बिल्कुल सही रहेगा, बाल्य अवस्था बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? 36वें का बिल्कुल सही रहेगा, न्यूयॉर्क में 1887 में हुई थी साथियों। अगला साथियों 37 नंबर हमारा सवाल है साथियों, कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास अंत्य क्रिया का परिणाम है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, विकास व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है। तो गलत कौन सा है आपको? तो 37वें का उत्तर रहेगा साथियों यहाँ पर से, ये विशिष्ट से सामान्य की नहीं होता बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बाकी ये तीनों आपके बिल्कुल सही रहेंगे साथियों।
38 नंबर सवाल है हमारे साथियों, वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं? तो वंशानुक्रम के अंतर्गत कौन से कारक आते हैं? भेय, रोग और चोट, शुद्ध वायु और प्रकाश, बुद्धि या जन्म क्रम। तो वंशानुक्रम के अंतर्गत आपकी बुद्धि आती है, ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, 10 वर्ष का बालक अंत्य क्रिया करता है माता पिता के साथ, शिक्षकों के साथ, मित्रों के साथ और भाई बहनों के साथ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा था मित्रों के साथ अंत्य क्रिया करता है। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, 5 वर्ष का बालक अंत्य क्रिया करता है शिक्षकों के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ या ए और से दोनों। बिल्कुल सही जवाब रहेगा ये माता पिता के साथ। 5 वर्ष का बालक माता पिता के साथ ही अंत्य क्रिया करते हैं। साथियों ये मनोविज्ञान के लगभग 40 प्रश्नों की क्लास थी साथियों। क्लास कैसी लगी है? क्लास को जोरदार शेयर कर दिए साथियों अपने दोस्तों के साथ। 27 और 28 फरवरी को धमाका कर देने साथियों ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।